नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद रहते हैं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के ऊपर। जैसा कल हम प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे और आपने ही इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया था कि डूसू के नतीजे आ गए हैं और इस बार एनएसयूआई ने फिर से लगभग 7 सालों के बाद प्रेसिडेंट पद पर कब्जा किया है और एबीवीपी को उस पोस्ट पे हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि अगर हम देखें तो एक स्प्लिट वर्डिक्ट है क्योंकि एनएसयूआई ने प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट अपने कब्जे में ली है, लेकिन एबीवीपी के पास वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की पोस्ट गई है। तो एक लंबे समय के बाद जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और लगभग 2 महीने तक इंतजार करना पड़ा है छात्रों को नतीजों का, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बार नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी थी। कारण ये था कि विश्वविद्यालय में जब चुनाव होता है तो जो पर्चे वगैरह लगाए जाते हैं चुनाव से संबंधित, तो उसकी वजह से जो गंदगी होती है तो उससे हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि जब तक ये गंदगी साफ नहीं हो जाती तब तक नतीजे नहीं आएंगे। और उसके बाद इस पे काम किया गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इस बार विश्वविद्यालय जब रिजल्ट घोषित हुए तो न वैसे ढोल नगाड़े दिखे, न उस तरीके से आतिशबाजी दिखी। बहुत ही शांत तरीके से रिजल्ट घोषित हुए और जश्न मनाया गया। ये तो सर इस बार की चुनाव की बात हुई। आपसे हम इसलिए भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं क्योंकि आपको दिल्ली की राजनीति का, यहाँ के जो विश्वविद्यालय की जो राजनीति उसका लंबा अनुभव रहा है बतौर पत्रकार भी, और इसके बाद आप एक शिक्षाविद के तौर पे भी इसे बहुत नजदीक से देखते आए हैं। छात्रों से काफी करीब रहते हैं आप और काफी पॉपुलर भी है छात्रों के बीच आप। तो जो छात्र मानसिकता है वो भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और ये माना जाता है कि छात्र राजनीति जो है एक तरह से राजनीति की पाठशाला होती है। कई बड़े नेता हम अगर देखें तो यहीं से निकले हैं, जिसमें एक बहुत प्रमुख नाम अरुण जेटली जी का आता है, अजय माकन है, विजय गोयल है, ये तमाम दूसरी राजनीति से निकले हैं। कई महिला नेत्रियां भी जो है जैसे अलका लांबा हो गई, ये सब यहाँ से निकली हैं। देश भर में भी अगर हम देखें तो छात्र राजनीति का बड़ा प्रमुख हिस्सा रहा है राजनीतिक बड़े राजनेताओं को देने में। जो 76 का छात्र आंदोलन हुआ था उसके बाद देश की राजनीति ही बदल गई थी। तो डूसू, कल सर आप ही ये बात कह रहे थे, बता भी रहे थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जब चुनाव होता है तो इस मायनों में अलग है, इस मायने में कि एक तरह से छोटा हिंदुस्तान होता है। 52 कॉलेज हैं यहाँ, लगभग 1,40,000 वोटर हैं और ये वोटर जो है वो तमाम अलग अलग संस्कृतियों के हैं। हर स्टेट के लोग जो हैं वो दिल्ली आते हैं, पढ़ते हैं। तो जब यहाँ चुनाव होता है तो एक तरीके से लगता है जैसे कि छोटा सा भारत, छोटे से देश का चुनाव हो रहा है। अलग अलग संस्कृतियां शामिल होती हैं, अलग अलग तमाम चीजें होती हैं। सर, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो डूसू की राजनीति रही है ये कैसे घूमती है, किस ओर घूमती है, और यहाँ जो मुद्दे होते हैं क्या वो सिर्फ और सिर्फ छात्र राजनीति से जुड़े मुद्दे होते हैं या जैसे हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनका भी असर यहाँ दिखाई पड़ता है? जी सर। धन्यवाद अमित। आपने मुझे पत्रकार बताया, आपने मुझे शिक्षाविद बताया, आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा हूँ। किरोड़ीमल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ और किरोड़ीमल कॉलेज का हॉस्टल में रहा हूँ और दिल्ली और डूसू के चुनाव में हमने खूब पार्टिसिपेट भी किया है जी। एक जिस समय हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में 1985-86 में जब हम लोग 85 से 90 के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा, पहले ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और उस समय के दोनों तरफ से 2 बड़े नेता उस समय के आज देश में है छात्र नेता, जेपी नड्डा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंपस इंचार्ज हुआ करते थे उस समय, और इधर से एनएसवाई के तरफ से 1985 में पहली बार एनएसवाई ने चुनाव जीता था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता था अजय माकन ने विजेंद्र गुप्ता को हराया था, जो इस समय दिल्ली असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है जी। कुछ साल पहले, 2 साल पहले, मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, वहां पर जेपी नड्डा जी आए थे
और वो मेट्रो ट्रेन से आए थे, और वो स्टेशन पे जब उतरे, हैदरपुर स्टेशन पे जब उतरे और मैं उनको लेने गया, तो वहां से वो मेरी गाड़ी में आए कैंपस, तो उन्होंने मेरे ड्राइवर को छूटते ही कहा कि तुम्हारे साहब के कूपन से मैंने बहुत लंच खाया है करोड़मल कॉलेज में। तो एक जमाना दूसरा था, माहौल दूसरा था। जो जेपी, जो कि सबसे बड़ा नेता जो बीजेपी का था, भाई कैंपस इंचार्ज से बड़ा नेता क्या होता है बीजेपी का, वो नेता जो था, वो नड्डा जी के पास स्कूटर भी थी या नहीं थी मुझे याद नहीं आता, किसी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर कुछ आते थे और हॉस्टल में कूपन कटा करके खाना खाया करते थे। हम जैसे जो हित मित्र थे, कभी हम कूपन कटा देते थे, कभी और कोई और कूपन कटा देता था, और वो भोजन वोजन हो जाता था। दूसरे तरफ के नेता लोग भी जो थे, एनएसवाई के लीडर्स भी आते थे, घूम फिर करके कैंपेन करके आए। तो जैसे मेरी तो बड़ी स्थिति अजीब थी कि दोनों ही तरफ मेरे दोस्त थे, और दोनों लोगों को मैंने जो हॉस्पिटैलिटी हो सकती थी मैंने हॉस्पिटैलिटी प्रदान की, और वो मित्रता काफी सालों तक रही। क्योंकि नड्डा जी जब हमारे यहाँ आए थे तो बीजेपी के अध्यक्ष थे, और सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष थे, रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने जब ये बात हमारे ड्राइवर को कही, तो ये शो करता है कि छात्र जीवन में जो स्ट्रगल का जीवन था, एक वो ह्यूमिलिटी का जीवन था। हमारे सामने जो डूसू में एक जो बड़ा आंदोलन हुआ, वो आंदोलन था, दो आंदोलन हमने देखे डूसू में अपने इसमें। एक तो 87-88 में जब बोफोर्स का मामला खुला, बोफोर्स का मामला खुलने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बाहर निकले, आरिफ मोहम्मद खान जो इस समय केरला के गवर्नर है वो बाहर निकले, अरुण नेहरू बाहर निकले। तो इन नेताओं का एक सतपाल मलिक जो अभी, आरिफ मोहम्मद और सतपाल मलिक तो अभी भी बहुत एक्टिव हैं, ये लोग सब बाहर निकले। तो इन लोग का पहली पब्लिक मीटिंग जो हुई थी, वो पहली पब्लिक मीटिंग इन लोगों की जो मॉरिस नगर चौक जो है, आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में गए हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जब जो मेन रोड जो है उसके जब आप नॉर्थ कैंपस को एंटर करके राइट टर्न करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हिंदू कॉलेज है, राइट हैंड साइड में सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आता है। बाएं मुड़ करके एक रास्ता किरोड़ीमल हंसराज की तरफ चला जाता है, दाहिने मुड़ करके रास्ता लॉ फैकल्टी की तरफ। फिर आगे आप और जाएंगे तो बाएं तरफ रामजस कॉलेज और राइट साइड में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो वो जो, और फिर वहां से रास्ते एक खुल जाते हैं, एक मॉरिस नगर की तरफ और एक कमला नगर रूपनगर की तरफ। तो वो जो मॉरिस नगर चौराहा जो है, बड़ा हिस्टोरिकल चौराहा था, और वहां पर उनका विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाषण हुआ था बोफोर्स के बारे में। तो एक तो हमने वो देखा, और 1990 में वी हैड जस्ट पास्ड आउट ऑफ आवर मास्टर्स, एमए करने के बाद। तो उस समय एंटी मंडल कमीशन फोरम, एएमसीएफ, जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन विश्वनाथ प्रताप सिंह के गवर्नमेंट ने लागू किया था, वो वहां पर उसको लेकर के हड़ताल हुआ था, और वो एक क्रांति चौक बनाया गया था जिसपे कई, और फिर वो हड़ताल तो पूरे दिल्ली में फैल गया था। और राजीव गोस्वामी का जो आपको याद होगा, जो उसने सेल्फ इमोलेशन करने की कमिट करने की कोशिश की थी, फिर उसको बचा लिया, और फिर वो आगे चल के दूसरों का अध्यक्ष भी बना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जो चुनाव हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं, जो डायरेक्ट बैलेट से जो चुनाव होते हैं चारों पद के, ये अर्ली 70s की देन है। और जिस समय अरुण जेटली, हरिशंकर गुप्ता, विजय गोयल, श्रीराम खन्ना जो बाद में दिल्ली स्कूल में बड़े प्रोफेसर हुए, तो ये लोग अरुण, और इमरजेंसी के टाइम में अरुण जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वो अध्यक्ष थे, और उनके टाइम में दिल्ली में काफी मोबिलाइजेशन भी किया गया। फिर उनके आगे वाले जनरेशन में विजय गोयल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और फिर सदस्य प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अटल जी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री रहे। बाद में मोदी जी के सरकार में भी उनके पास कुछ दिन मंत्रालय रहा। तो ऐसे काफी नेता लोग निकले अनफॉर्चुनेट। और उसके बाद जब शीला जी की सरकार आई दिल्ली में, तो उसमें भी काफी जो एनएसवाई के एक्टिविस्ट जो थे उनको जगह दी गई।
अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने बहुत स्पेस नहीं दिया, जो उनके जो लगातार विद्यार्थी परिषद लगातार चुनाव जीतती रही वहां पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने उस तरह से स्पेस दूसरों के लीडर्स को नहीं दिया। जैसे जो हमारे टाइम के जो लीडर्स थे, नरेंद्र टंडन करके एक बड़े डायनेमिक लीडर थे विद्यार्थी परिषद के, उनको स्पेस नहीं दिया। आशीष सूद को तो मतलब 2 बार 3 बार वो दिल्ली का दूसरों का चुनाव जीते, जॉइंट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, उनको भी जिस तरह का स्पेस दिल्ली के राजनीति में मिलना चाहिए था उस तरह का स्पेस नहीं मिला। हालांकि वो पार्टी के प्रभारी रहे जम्मू कश्मीर में, जहां भी चुनाव हुए वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो लोग कहते हैं कि नड्डा जी के बड़े हैंड पिक्ड वो कार्यकर्ता है, और उनका संबंध नड्डा जी के साथ तब का है जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में साथ पढ़ा करते थे, तब का उनका उनसे संबंध है। तो ये ऐसा रहा। लेकिन मुझे अब जो विद्यार्थी परिषद का लास्ट नेता लीडर जो याद आता है, जिसकी एक पहचान हुई, वो है नकुल भारद्वाज, जिन्हें 2 बार, बहुत कम उम्र के नेता हैं, 2 बार उन्हें हालांकि टिकट भी मिला और मनीष सिसोदिया ने उनको हराया, बहुत कम मतों से हारे वो। और एक बार दिल्ली कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट अनिल कुमार चौधरी, अनिल कुमार, उनसे हारे। अब फिर बहुत कम मत, 400-500 मतों से वो हारे। उसके बाद से मुझे विद्यार्थी परिषद का कोई ऐसा नेता या कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता मुझे नहीं दिखा। तो और जो जिस तरह का जो चुनाव होता था, छात्र संगठन का जो चुनाव होता था, उसका भी स्वरूप काफी हद तक बदल गया 90s में। और खास करके मैं ये कहूं कि 19 जो इसमें बिल्कुल ही बदलाव आ गया इस चुनाव में, इस चुनाव प्रक्रिया में जो बिल्कुल ही बदलाव आ गई, वो आपको जाकर के 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, UPA 1, और उस सरकार में अर्जुन सिंह जी उसके शिक्षा मंत्री थे, और अर्जुन सिंह जी ने सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन में OBC कोटा लागू किया एडमिशन में, हायर एजुकेशन में। लेकिन अर्जुन सिंह जी ने एक काम किया कि उन्होंने कहा कि जो सीट एग्जिस्टिंग सीट है जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए, उनको नहीं घटाया जाएगा, और सीट्स उन्होंने बढ़ा दी। नंबर ऑफ सीट सारे कॉलेजेस के अंदर इंक्रीज कर दी गई, और फिर जब इतनी इंक्रीज कर दी गई जिससे कि जो OBC का रिजर्वेशन भी आ गया और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी उसमें, जो उनका एग्जिस्टिंग सीट। सो ही डिड नॉट श्रिंक द साइज ऑफ द पाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फेमस लफ्ज यूज किया था, ही डिड नॉट श्रिंक द साइज ऑफ द पाई। उन्होंने कहा कि भाई जिसको जो मिल रहा था मिलेगा, उसको हम कम नहीं करेंगे, हम कैंपस को और बड़ा कर देंगे। ये बहुत अच्छा हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उसकी सीटें बढ़ी, पैसे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, और काफी लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी मिला। बट अनफॉर्चुनेटली छात्र राजनीति में इसका बड़ा ही विपरीत असर पड़ा। हुआ यूं कि जो दिल्ली में जो ये पीरियड है, वो पीरियड उस समय का है जिस समय के जो दिल्ली के जो OBC कम्युनिटीज, दिल्ली में जो OBC कम्युनिटीज हैं, ये लैंड होल्डिंग कम्युनिटीज थी, और इन लैंड होल्डिंग कम्युनिटीज को जमीनें का एक्वायर हुई, अनऑथराइज कॉलोनीज बनी। इनके पास पैसा बहुत आ गया, इनके बच्चों के पास, इनके पास पैसा बहुत आ गया, इनके बच्चों के पास पैसा बहुत आ गया, और ये राजनीति जो है सो अब कास्ट बेस्ड राजनीति ज्यादा हो गई, ना कि आइडियोलॉजिकल बेस्ड। जैसे कि बीजेपी जो NSY है वो जाटों की पार्टी हो गई, बीजेपी जो है वो गुजरों की पार्टी हो गई, ये जो 2 मेन लैंड होल्डिंग कम्युनिटीज जो है। तो इस तरह का एक समीकरण यहाँ पर बनना शुरू हो गया। और अब ये पीरियड वो है कि जब जनरल कैटेगरी वाले को 90% से कि नीचे वाले को एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो OBC कैटेगरी में लोगों को बहुत कम। अरे इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में भी बहुत, OBC कैटेगरी में एडमिशन लेने में जो यहाँ का प्रशासन था वो बहुत ही मतलब लैकलस्टर था। जो भी कहीं से कोई भी OBC का सर्टिफिकेट लेके आ गया उसको एडमिशन दे देते थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कोर्ट है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसका मैं एलुमनाई कोटा, पूर्व छात्र कोटा से मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, और पहले भी रहा। तो मैंने एक बार कोर्ट की मीटिंग में इस बात को उठाया भी था। उस समय दिनेश सिंह जी वाइस चांसलर थे, मैंने वहां उठाया भी था कि भाई आपको वो किसी तहसीलदार से किसी का वो एक सर्टिफिकेट लेकर के आ जाता है कि मैं OBC कैटेगरी का हूँ, वो क्रीमी लेयर में है या नहीं है, उसको आप चेक क्यों नहीं करते?
और आप उससे उसके माता पिता का क्या कहते हैं रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न क्यों नहीं मांगते, या उसकी कंपनी का एनुअल। तो कुछ चीजें हुई, लेकिन ये जो पैसे वाले जो थे, जो धन पशु, ये चुनाव में आ गए और धन का बड़ा ही वर्चस्व हो गया, और धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दे पीछे चले गए। और आप देखेंगे ट्रेंड ये हो गया कि जब पोलिंग जो है एट इट्स बेस्ट 45% पोलिंग होती है, इस बार भी 40% ही हुई है जी। तो लोगों ने चुनाव में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। जो यहाँ का सीरियस छात्र जो था, जो 90% छात्र जो था, वो उसने इस चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। उसने देखा कि जिस तरह का तांडव, पैसे का तांडव कैंपस में शुरू हो गया, उसको उन्होंने, और मैं इनफैक्ट मैं हाईकोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, वो आपको मैं, जब हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, वो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने ये कहा, देयर आर कार्स विदाउट नंबर प्लेट्स इन डीयू एरिया, people campaign in Rolls Royce and other luxury cars, but police and university are doing nothing. Did you even have a vice chancellor? We are saying it mildly that he needs to be proactive, else we will pass orders. It is very surprising. You have to do something. These candidates study in your colleges and you have full powers. कहने का मतलब ये था कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ये पैसे का बोलबाला हुआ, उसको जो, और लिंडो कमेटी की रिपोर्ट है जिसके बेसिस पर चुनाव होना है, लेकिन जो दिल्ली आज के तारीख में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो योगेश सिंह जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं, जिनके बारे में ऑब्जर्वेशन किया हाईकोर्ट ने, और रजनी अब्बी जो प्रॉक्टर है, भाई लिंडो कमेटी ने आपको इतने पावर्स दे रखे हैं कि आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपने कंट्रोल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या आप ये पैसा वाले हुड़दंगी नेताओं के दबाव में आ गए? आप दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव, जो कि राष्ट्रीय राजनीति की रणनीति तय करता था, जहां पर जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू करने के पहले आकर के वो मेरी किताब है दिल्ली पॉलिटिकल, उसमें वो तस्वीर अभी भी है, जहां पर अरुण जेटली, प्रभु चावला इत्यादि जैसे बड़े बड़े उस समय के छात्र नेता उनको एस्कॉर्ट करके जयप्रकाश को, जेपी को ला रहे हैं स्टेज के ऊपर मॉरिस नगर में। विश्वनाथ प्रताप सिंह का मैंने एग्जाम्पल दिया, जब वो वहां पर आए, तो जब जो एक छात्र राजनीति जो थी, जो कि देश की राजनीति की रणनीति तय करती थी, वहां पर आपने ये क्या बना दिया? पैसे का बिल्कुल बोलबाला, धन का बिल्कुल बोलबाला। मुझे तो कुछ शिक्षकों ने यह भी बताया कि जो वाइस चांसलर ऑफिस से वाइस चांसलर के निर्देश पर कॉलेज के प्रिंसिपलों को चिट्ठियां गई कि जो कुछ डिफॉल्टर स्टूडेंट्स है, जिनके अटेंडेंस पूरे नहीं थे, जो लिंडो कमेटी कहता है कि इनको नहीं लड़ने दिया जाएगा चुनाव, उनके जो लैक ऑफ अटेंडेंस थे उनको कंडोन कराया गया इस चुनाव में लड़ने के। तो जब यूनिवर्सिटी प्रशासन में इस तरह की लैक्सिटी आ जाएगी, तो फिर तो क्या है, फिर तो ये पैसे वाले बच्चे जो हैं, और ये वो स्टूडेंट है जो चुनाव लड़ने के बाद डिग्री भी कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं, शायद ही करते हैं। इनफैक्ट कभी आपको इस बात का सर्वे भी कर लेना चाहिए कि जितने ये छात्र चुनाव लड़े, छात्र संघ चुनाव लड़े पिछले 10-12 साल, 15 साल में जो चुनाव लड़े, उससे कितनों ने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है। चुनाव लड़ने के लिए जिस कोर्स में इन्होंने एडमिशन लिया है, उस कोर्स को कितनों ने कंप्लीट किया है। मैंने एक नकुल भारद्वाज का नाम लिया, जिसको मैं लास्ट लीडर जानता हूं जिसने अपने पढ़ाई को आगे परस्यूट किया। नुपुर शर्मा ने भी अपने डिग्री को कंप्लीट किया। नकुल तो खैर बहुत आगे तक गए, उन्होंने जेएनयू से आके पीएचडी किया और बहुत सारा कुछ उन्होंने किया। तो लेकिन इस तरह का जो सीरियस स्टूडेंट जो था, जो कि वो खत्म हो गया। और आप जो अब हाईकोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि ये सारे विद्यार्थी जो है जो चुनाव लड़ते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में पढ़ते हैं, वहां एडमिशन लेना आसान होता है। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के जो एक्चुअल विद्यार्थी जो वियतनाम, कंबोडिया, कोरिया
जापान, यहाँ के जो विद्यार्थी बुद्धिस्ट स्टडीज डिपार्टमेंट प्राकृत भाषा को पढ़ने के लिए आते हैं, वो तो शायद ही वोट डालते हुए चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि वो वोटर भी होते चुनाव में। लेकिन ये सब नेता, ये सब आप इनसे ये तो पूछ लीजिए कि बुद्धिस्ट स्टडीज में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, वो नहीं बता पाएंगे आप। और यूनिवर्सिटी आंख पर पट्टी बांधे बैठी है, वो एडमिशन अलाउ करती है। वो डिपार्टमेंट जो है बुद्धिस्ट स्टडीज का चल ही इसलिए रहा है क्योंकि वहां पर ये नेता लोग एडमिशन लेते हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी बाहर की लाइब्रेरी में वो फोटो मूर्ति आ गई जिसमें से कि आंख से पट्टी हटा दी गई। जी बिल्कुल। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने और वहां के प्रशासन ने आंख पे वो गंधारी वाली पट्टी बांध रखी है उन्होंने। और वो जो है सो मतलब किसी भी तरीके से इस मतलब कि छात्रों को डिसिप्लिन करने के लिए, सही दिशा देने के लिए तैयारी नहीं। तो मैं आपको बाशर्त कर सकता हूं कि जो लोग आज चुनाव जीत करके यहाँ पर आए हैं, हाईकोर्ट ने एक तरफ स्टैंड लिया है और धमकाया है हाईकोर्ट ने कि अगर आप लोगों ने बैंड बाजा बारात किया, ड्रामा किया, भाई एग्जामिनेशन का टाइम है जी, पढ़ाई लिखाई का टाइम है, तो आपकी खैर नहीं, तब जाकर के ये सब कुछ हुआ है। जो गंदगी इतनी थी कि जब सफाई करने के लिए एमसीडी ने एक बिल रेज किया, करोड़ों का बिल रेज किया एमसीडी ने। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना पैसा दे कर, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये कैंडिडेट पैसा पूरा पेमेंट करेंगे, उनसे सफाई करवाई। जो मतलब जो छात्र, जो प्रोएक्टिव छात्र है, जो पढ़ाई लिखाई वाला छात्र है, वो जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करता है, तो शायद आपको भी इस बात की जानकारी होगी, वो नोटा पर बटन दबाने के लिए आता है। जी, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा आपको, मैं इस पे बात भी करना चाह रहा था कि इस बार जो चुनाव हुए हैं, जैसा आपने बताया कि छात्रों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। कुल 1,40,000 वोटर्स थे दिल्ली के 52 कॉलेजों में, जिनमें करीब 40% लोगों ने मतदान किया है। और जैसे अध्यक्ष पद की हम बात करें तो वहां पर कुल 50,689 लोगों ने छात्रों ने मतदान किया, जिसमें से कि 3,906 विद्यार्थियों ने नोटा पे बटन दबाया। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के लिए 50,918 मत प्राप्त हुए थे, जिसमें कि 4,411 वोट नोटा के थे। बाकी दो पोस्ट का भी यही हाल था। तो अगर हम कहें कि लगभग 51,000 वोट हर पोस्ट के लिए पड़े, तो उसका 10% हिस्सा, 10 से 12% हिस्सा नोटा पे पड़ा। तो क्या ये एक कोई आने वाले समय का पूर्वाभास दे रहा है कि लोग आने वाले का समय का नहीं, ये आज के प्रेजेंट डीयू एडमिनिस्ट्रेशन का इंडाइटमेंट है जी। छात्रों में, छात्र संघ के चुनाव में इंटरेस्ट जगाने का, उनको इसके प्रति एक पॉजिटिव ये लाने का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन की है। और जब छात्र इतनी बड़ी संख्या में निकल करके अगर नोटा पर वोट डाल रहा है, तो वो प्रशासन में अविश्वास अपना जता रहा है कि आप जिस प्रकार का चुनाव करवा रहे हैं ये गलत है। वो निकल करके वो, मैं तो ये मानता हूं कि वो कोई विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट या एनएसवाई के कैंडिडेट के प्रति अविश्वास नहीं जता रहा है। वो अविश्वास दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन, वहां के वाइस चांसलर, वहां के प्रॉक्टर, वहां के रजिस्ट्रार, वहां के सारे डीन्स, उनके प्रति दिखा रहा है जी। जिन्होंने वातावरण में, जो पढ़ाई लिखाई के वातावरण को खत्म कर करके 1 महीने तक बिल्कुल तांडव होने दिया। किसी प्रिंसिपल की औकात नहीं थी, मजाल नहीं थे कि उन हुड़दंगियों को कॉलेज में आकर के रोक सके। क्या बीती है दिल्ली विश्वविद्यालय पे, इनका संज्ञान नहीं लिया इन्होंने। वहां पर मॉरिस नगर में पुलिस चौकी है, आप पुलिस की मदद ले सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया गंधारी की तरह आग में पट्टी बांध ली आपने जी। आपको किस बात का डर? तो मेरा तो देखिए, ये जो नोटा ओटा के ऊपर लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जो शिक्षाविद लोग हैं और जो एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कहेंगे डेमोक्रेसी में लोग का विश्वास खत्म हो गया, कोई कहेंगे प्रधानमंत्री में खत्म हो गया, कोई कहेंगे राहुल गांधी में खत्म। अरे कुछ नहीं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन में के प्रति लोगों का जताया गया अविश्वास है ये, और कुछ भी नहीं। और इसकी इंडाइटमेंट हो गए,
अगर हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा आपके इलेक्शन प्रोसेस में और आपके ऊपर डंडा लेकर के बैठना पड़ा कि आप ठीक कीजिए विश्वविद्यालय को, इससे बड़ा इंडाइटमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का और क्या हो सकता है? जी, सही बात है। चुनाव होने के 3 महीने बाद अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं केवल इस बात पे कि आप कैंपस की सफाई करवाइए, आपको कैंपस की सफाई कर दे। अरे आपके पास तो पावर, जिन विद्यार्थियों ने ये गंदगी फैलाई है, जो एस्टैब्लिश हो चुका है, आप उन्हें उनके कैंडिडेचर को क्यों नहीं रद्द किया? किसने रोका? क्योंकि मेरे ख्याल से आज के तारीख का दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन केवल जो है सो वो सोशल मीडिया पे बताने पे लगा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम कई कई तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यही इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप? भारतीय संस्कृति यही है जो हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में। अरे आपके सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो ये सरकार के एजेंडे हैं, जिनको आप बार बार रोज आपका एक जो पीआरओ जो है, कंसल्टेंट जो है, जो प्रेस रिलीज निकालता है कि हमने ये इंप्लीमेंट किया, वो सेमिनार किया, ये सब बेकार बकवास। आपने जब छात्रों में ये कुछ आप एजुकेट ही नहीं कर पाए, उन्हें इतना पथभ्रष्ट कर दिया आपने कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो आपकी एज ए शिक्षक कंप्लीट फेलियर रही। आपके एज ए शिक्षक कंप्लीट फेलियर रही। आप कंप्लीटली फेल कर गए गवर्नमेंट का जो एजेंडा है इंडियन नॉलेज सिस्टम का। क्या गुरुकुल में इस तरह से काम होता था? जी, क्या गुरुकुलों के अंदर छात्र जो है गुरु को हड़का के चलते थे, जिस तरह से कि छात्रों ने 1 महीने के कैंपेन में किया है प्रिंसिपलों के साथ, शिक्षकों के साथ? तो ये लोग जो भारतीय संस्कृति, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर जो लोग पदों को पकड़ करके बैठे हुए हैं, वो लोग कंप्लीट फेलियर हैं इस सरकार की इस सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए। और हाईकोर्ट के आदेश ने इस बात को एस्टैब्लिश किया है, और मेरे ख्याल से सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और इन पदाधिकारियों के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। जी। और शायद यही कारण है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर जो शिथिलता रही है, वो ही शिथिलता दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में दिखाई पड़ी है। और यही वजह है कि पिछले, अगर हम 1 दशक की बात करें, तो दिल्ली विश्वविद्यालय डूसू के जो चुनाव इलेक्शंस होते हैं, उनमें कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं निकला है जिसने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, और जिस तरह से पहले बड़े नाम निकलते थे। तो ये अभी की वर्तमान स्थिति है। और इस बार भी, जैसे जो इस बार अध्यक्ष चुने गए रौनक खत्री, वो मटका मैन के नाम से फेमस रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रशासन विश्वविद्यालय के अंदर। और जहां जाते थे तो वो अपना मटका साथ में ले जाते थे। तो वो भी जो मुद्दे उठा रहे थे, वो यही मुद्दे थे कि विश्वविद्यालय में पानी नहीं है, या इस तरह के जो बेसिक मुद्दे। एक सवाल तो मैं आपसे और समझना चाहूंगा, हालांकि आपने बताया भी है कि क्या विश्वविद्यालय के जो चुनाव होते हैं, तो ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं, विश्व जो शैक्षणिक जगत के मुद्दे हो तो उनमें, या जो आम चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे भी इन चुनाव में हावी रहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि जो है सो ये चुनाव जो होते हैं वो किसी मुद्दे पे चुनाव होते हैं। बस ये पैसे, किसने पैसे ज्यादा खर्च किए, किसके पैसे कहाँ पहुंच के, उसे। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो कांग्रेस लगातार तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना छात्र संघ के चुनाव में। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में चुनाव क्यों हार गई कांग्रेस? 5% सीट वोट आता है उसको दिल्ली के इलेक्शंस में। तो कुछ नहीं, टोटल डिस्कनेक्ट है राष्ट्रीय राजनीति के साथ या स्टेट की राजनीति के साथ। केवल पैसों का खेल है और केवल आवारागर्दी है, हुड़दंगबाजी है, जिसको कंट्रोल करने में। और जो एक जो डूसू, जो अरुण जेटली का डूसू था, जो जेपी नड्डा का डूसू था, जो अजय माकन का डूसू था, वो तो आज के तारीख में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव होते थे तो पूरे देश की खबर बनती थी। हमें याद है कि उस समय एक अलग तरह की रौनक होती थी, और जो चुनाव लड़ते भी थे उनका भी नाम दिल्ली से बाहर तक पॉपुलर रहता था कि कौन इस बार चुनाव लड़ रहा है और कौन जीत रहा है। बाहर के छात्र भी जानते थे। तो मुझे लगता है वाकई आपने बिल्कुल ये सही बात बताई कि वो चीज तो खत्म हो गई है। और जब एक समय था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव देश की राष्ट्रीय राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े होते थे, वो अब नहीं रह गया है। बड़े स्थानीय स्तर पर और पैसे का खेल होकर रह गया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बहुत ही विस्तार से आपने बताया दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की आपने जानकारी दी। मेरे ख्याल से चुनाव से संबंधित तो बहुत सारी खबरें छप रही हैं अखबारों में, लेकिन इतनी गहनता से कहीं किसी ने बात नहीं की है, इतने इतिहास के साथ। और किस ओर ये छात्र राजनीति जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय की, इस पर मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में ही चर्चा हुई है। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि हम उन्हीं मुद्दों को, हम जो घटनाएं होती हैं, मुद्दे होती हैं, हम उनको इस नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे आमतौर पर नहीं दिखाई पड़ेगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम वो चीजें भी आपके सामने लाएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में छिपे रह जाती है। तो आप बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और किन और मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं, आप किन और मुद्दों को आप सुनना चाहते हैं, उन पर जरूर बात करेंगे। आप सबका, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद रहता है इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। और सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। जी धन्यवाद।